हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज अपन बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है इंडियन एयरफोर्स IAF, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं भारतीय वायु सेना के विषय में एक महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। हमने इससे पहले वाले वीडियोस में देखा कि आफ्टर क्लास 10th हम किस प्रकार से डिफेंस में, सिविल सर्विसेज में और जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं उसके अंदर किस प्रकार से हम जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी बातों पर अपन ने अच्छी तरीके से चर्चा करी आफ्टर क्लास 10th। लेकिन अब महत्वपूर्ण बिंदु ये आता है कि यदि कोई बच्चा है आफ्टर 12th का, उसको जाना है जॉब्स में, तो अब उसके लिए क्या विकल्प हैं, उसके लिए कौन कौन से विकल्प होंगे डिफेंस में, और वो भी मुख्यतः एयरफोर्स में। कहां पर? एयरफोर्स में। इंडियन एयरफोर्स में यदि कोई 12th पास करने के बाद इंडियन एयरफोर्स में जाने का सपना देखता है, तो वो अपना सपना किस प्रकार से पूरा कर सकता है, उसके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में अपन पूरी डिटेल से समझने वाले हैं कि किस प्रकार से इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायु सेना में क्लास 12 के बाद किस प्रकार से हम भर्ती हो सकते हैं। तो आज का वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए, क्लास 12 के बाद इंडियन एयरफोर्स में जाना है, उस बात को अच्छी तरीके से समझने के लिए और व्यवहारिक जीवन में यानी असल जीवन में उतारने के लिए, क्योंकि ये जो ज्ञान अभी मैं आपको देने वाला हूं इसको प्रैक्टिकल करना है अपन को, है ना। इस पर चलना है। इस पर चलेंगे तब जाकर अपना जो एम है, डिजायर है, वो सक्सेस में बदल पाएगी। ध्यान से समझना, आपकी जो भी इच्छा है उसको आप अपना संकल्प बनाइए और उस संकल्प को जिए, रात दिन उस संकल्प के बारे में सोचिए और अपने हर एक खून का कतरा, नस नस को उसके लिए समर्पित कीजिए। तो क्या होगा, वो सफलता के रूप में और वास्तविकता बन जाएगी आपकी। ये किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जो भी आपकी इच्छा है उसको सोचते रहो, हर दिन के हर एक क्षण में उसके बारे में विचार करो, उसके प्रति समर्पित हो, तब जाकर आपको अपने व्यवहारिक जीवन में वो वास्तविक यानी सफलता के रूप में प्राप्त होगी। तो इसी प्रकार से यदि किसी का सपना है इंडियन एयरफोर्स में जाने का, भारतीय वायु सेना में जाने का आफ्टर 12th, तो इस सपने को किस प्रकार से पूरा कर सकता है, उसका पूरा ज्ञान आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। फिर इसके बाद इस ज्ञान का किस प्रकार से आप उपयोग करेंगे वो आपको तय करना है, ठीक है। हर एक बात छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो भी हो सकती है वो मैं आपको पूरा बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इसको भर्ती को अप्लाई कर सकते हैं, इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से समझाने के लिए आपको आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, मैंने इस कैटेगरी को 3 भागों में बांटा है। मतलब आज की वीडियो 3 भागों में होगी, जिनके मैंने अच्छे तरीके से नाम रखे हैं पार्ट ए, ठीक है, पार्ट बी और पार्ट सी, यानी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है अपनी आज की वीडियो। पार्ट ए में मैं बात करूंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर 2 बातें आएंगी अपनी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ये 2 चीजें अपन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखेंगे। अच्छा साहब, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? एलिजिबिलिटी मतलब होती है कि भाई आप क्या एलिजिबल हो, पात्र हो, है ना। एलिजिबिलिटी मतलब क्या होती है? पात्रता। और क्राइटेरिया मतलब होता है मापन, है ना, या मानदंड जिसे अपन कहते हैं, ठीक। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी वो जो स्टैंडर्ड है, यानी इतना तो आपके पास होना ही चाहिए, तभी जाकर आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, वो बात अपन समझ लेंगे। तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इसके बारे में देखेंगे। फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स देखेंगे, यानी शारीरिक, फिजिकल और मेडिकल, यानी कि जो अपने मेडिकल है, चिकित्सा के क्षेत्र में, वो अपन देखने वाले हैं, ठीक है। फिर दूसरी बात अपन पार्ट ए में समझेंगे ट्रेड्स एंड ड्यूटी। मान लीजिए आपने सपना बनाया कि मुझे वायुसेना में जाना है, तो वायुसेना में आपको क्या काम करना पड़ेगा, ये भी तो आपको मालूम होना चाहिए ना। जिस प्रकार से हमने इससे पिछले वाले वीडियोस में समझा था कि यदि आप 10th पास हैं
और आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत से मौके हैं। ठीक है, वहां पर हमने बहुत सी अच्छी अच्छी नौकरियों का देखा था और एसएससी एमटीएस निकल कर एक हमारे पास एक अच्छी सी पोस्ट आई थी जिसके लिए आप अप्लाई करें तो वहां पर आप जा सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि एसएससी एमटीएस का यदि आपने एग्जाम क्रैक करा उसके बाद आपको कौन कौन सी पोस्ट मिलेगी, तो उस पर भी अपन ने चर्चा करी थी। एमटीएस का मतलब होता है मल्टीटास्किंग सर्विस, यानी आपको कोई सा भी काम दे सकते हैं। कोई से भी तात्पर्य स्वीपर है ना, और हाइजीनिक में आप जा सकते हैं, है ना, मैस में जा सकते हैं, सर्विंग में जा सकते हैं, फूड सर्विंग में जा सकते हैं। तो इस प्रकार के अन्य अन्य काम बटे हुए होते हैं वहां पर। जिस काम मतलब जैसा आपका लेवल है, जैसे आपके मार्क्स आए, मान लीजिए आपके मार्क्स टॉप के आए तो आपको टॉप की एसएससी एमटीएस में टॉप की जॉब दी जाएगी। दूसरा यदि उससे कम आए तो उससे कम वाली जॉब दी जाएगी। ये सारा का सारा जो खेल है वो मार्क्स पर डिपेंड करता है, जो एग्जाम आप देकर आते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो अपन बात कर रहे थे आफ्टर 12th किस प्रकार से इंडियन एयरफोर्स में जाएं, उसके लिए मैंने आज की इस वीडियो को 3 भागों में बांट रखा है। पार्ट ए में अपन समझेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ट्रेड्स एंड ड्यूटी। ट्रेड्स मतलब होता है कारोबार, यानी आपको क्या कार्य मिलेगा। ठीक है, ट्रेड्स मतलब क्या होता है कार्य, और ड्यूटी मतलब होता है कर्तव्य, आपको कौन कौन से कर्तव्य मिलेंगे। ठीक है, मतलब मोटे मोटे तौर पर आपको क्या काम करना है, एयरफोर्स में क्या काम मिलेगा आपको आफ्टर 12th। पार्ट ए में अपन ये समझेंगे। ठीक है, पार्ट बी के अंदर हम समझेंगे रैंक एंड स्ट्रक्चर एंड पे एंड पॉक्स। रैंक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जैसे आर्मी में बहुत सारे रैंक्स होते हैं, लेफ्टिनेंट, सर्जेंट, सूबेदार, नायब सूबेदार, इस प्रकार के जेसीओ, जेसीयू, इस प्रकार के बहुत सारे पद होते हैं, रैंक होते हैं, रैंक कहलाते हैं। तो जब आप आईएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम देंगे तो आपकी जो भर्ती होगी, नव नियुक्ति जिसे अपन कहते हैं नव नियुक्ति होगी, तो नव नियुक्ति आपकी किस पद पर होगी, मतलब कौन सा रैंक पर होगी, तो उसको समझेंगे। इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी, इन दोनों के जैसे इंडियन एयरफोर्स में भी रैंक में बटा होता है, ये भी इसके भी रैंक्स होते हैं, वो भी अपन समझेंगे कौन कौन से रैंक होते हैं, और उन रैंक में मतलब प्रमोशन होते होते आप कौन से लास्ट रैंक तक पहुंच पाएंगे, वो भी बात समझेंगे। और ये सारी बातें एक बार फिर मैं आपको याद दिला देता हूं, ये सारी बातें हो रही है आफ्टर 12th की, यानी आफ्टर 12th के बाद आप किस प्रकार से इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायु सेना में अपना करियर, अपना सुनहरा करियर किस प्रकार से बना सकते हैं, उसके विषय में आज चर्चा होगी पूरी की पूरी। बातें क्लियर हुई पार्ट बी की। फिर पे एंड पॉक्स। पे मतलब होता है आपको तनख्वाह कितनी मिलेगी, सैलरी कितनी मिलेगी, और पक्ष मतलब होता है सुविधाएं। पॉक्स मतलब क्या होता है, ये जो वर्ड दिख रहा है आपको पॉक्स, ये पॉक्स मतलब होता है सुविधाएं। ठीक है ना, कौन कौन सी सुविधाएं आपको मिलेगी यदि आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करते हैं। बातें क्लियर होनी चाहिए, पार्ट ए की बात क्लियर होनी चाहिए और पार्ट बी की बात क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं पार्ट सी की। ठीक है, तो पार्ट सी में सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे हम। सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब क्या है, आपने जान लिया कि इंडियन एयरफोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, फिजिकल और मेडिकल आप फिट हैं कि नहीं, ये भी आपने जान लिया, है ना। फिर आपने ये भी जान लिया कि कौन कौन से रैंक होते हैं। फिर आपने ये भी जान लिया कि कितनी तनख्वाह मिलती है। ये सब जानने के बाद, ये सारी जानकारी जानने के बाद अब बात आती है कि किस प्रकार से हम इसमें भर्ती हो सकते हैं, क्या प्रोसेस होगा, किस प्रकार से हमारे को सिलेक्ट किया जाएगा। जो इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स होते हैं वो हमें किस प्रकार से चयनित करेंगे, किस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे इंडियन एयरफोर्स में जाने के लिए, उस प्रोसेस को अपन पूरा समझेंगे, जिसे अपन कहते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, उसको समझेंगे। फिर सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान आपका एग्जाम भी होगा, तो एग्जाम का जो सिलेबस होगा वो भी जानेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होगा, एंड जिस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा उस सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। इन सभी बातों पर हम चर्चा कर रहे होंगे आगामी वीडियो में, मतलब आने वाली वीडियो में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। तो आज की विषय वस्तु अपने मस्तिष्क में स्पष्ट कर लीजिए। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए में हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया,
जिसमें हम बात करेंगे एजुकेशनल क्राइटेरिया, यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी कितनी होनी चाहिए, एंड सेकेंड फिजिकल एंड मेडिकल आप कितने फिट हैं, इंडियन एयरफोर्स क्या मांगती है फिजिकल एंड मेडिकल फिट में। फिर दूसरा अपन जानने वाले हैं ट्रेड्स एंड ड्यूटी, यानी आपको क्या काम करना होगा इंडियन एयरफोर्स में। पार्ट ए के अंदर हम ये जानेंगे। पार्ट बी के अंदर हम जानेंगे रैंक स्ट्रक्चर, ठीक है, रैंक स्ट्रक्चर और पे एंड बॉक्स, यानी कौन कौन से रैंक्स होते हैं, कितनी तनख्वाह मिलने वाली है, वो सब बातें जानेंगे। फिर पार्ट सी के अंदर हम जानेंगे कि हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, उसके विषय में चर्चा होगी, और सिलेबस क्या होगा जो एग्जाम अपन देने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं बहुत छोटे तरीके से, समझते हैं आफ्टर ट्वेल्थ आप किस पद पर नियुक्त होंगे। मतलब पहले छोटी सी भूमिका निभाते हैं, मतलब छोटी सी जानकारी लेते हैं, उसी को विस्तार करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूं। अपन बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना का जो चिन्ह होता है वो ये होता है, ठीक है। ये चिन्ह आपको जहां भी दिख जाए वो क्या किसका होगा, भारतीय वायुसेना का होगा। और एक चिन्ह ये भी होता है, ठीक है। ये दो सिंबल हैं भारतीय वायुसेना यानी IAF जिसे अपन शॉर्ट में कहते हैं, और इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन एयर फोर्स। चर्चा करेंगे इंट्रोडक्शन पर। आफ्टर ट्वेल्थ आप किस प्रकार से भर्ती हो पाएंगे इंडियन एयरफोर्स में, तो आप बनेंगे एयरमैन। क्या बनेंगे भाई, आप एयरमैन बनेंगे। यदि आप आफ्टर ट्वेल्थ इंडियन आर्मी में करियर बनाने की सोच रहे हैं, ये आपका सपना है, तो आप किस नाम से जाने जाएंगे, एयरमैन के नाम से जाने जाएंगे। जिस प्रकार से 10th पास के लिए इंडियन आर्मी GD बोलते हैं, ठीक है। इंडियन आर्मी वाले 10th पास वाले बच्चों के लिए GD नाम होता है, जिसका मतलब होता है जनरल ड्यूटी, ठीक है। उसी प्रकार से नेवी वाले भी ग्रुप C की निकालते हैं रिक्रूटमेंट। उसी प्रकार से इंडियन एयरफोर्स, मैंने आपको पिछले 10th क्लास में भी बताया था, आफ्टर क्लास 10 आप इंडियन एयरफोर्स में किस प्रकार से ज्वाइन कर सकते हैं, उस बात पर भी मैंने चर्चा करी थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि आफ्टर 10th इंडियन एयरफोर्स में आप जब ज्वाइन करते हैं तो आप ग्रुप C की जॉब आपको मिलती है। कौन सी ग्रुप की, ग्रुप C की जॉब आपको मिलती है, ठीक है। उसमें आपको बहुत सारे स्वीपर, हाइजीनिस्ट और भी स्टीमर, ये सारे काम आपको करने पड़ते हैं, ठीक है। फिर आज अपन बात करें आफ्टर ट्वेल्थ। तो आफ्टर ट्वेल्थ जब आप इंडियन एयरफोर्स में इंक्लूड होते हैं, उसमें भर्ती होते हैं, तो आप किस नाम से जाने जाते हैं, एयरमैन के नाम से जाने जाते हैं, यानी वायु का आदमी, यानी हवा का आदमी जो हवा में उड़ते हैं, ठीक है ना, उस नाम से आप जाने जाते हैं। चलिए, तो एयरमैन जो है पद, वो दो भागों में बटा होता है। इंडियन एयरफोर्स में दो ग्रुप्स होते हैं। पहला होता है ग्रुप एक्स और दूसरा होता है ग्रुप वाई। इन दो भागों में बटी रहती हैं इंडियन एयरफोर्स की जॉब्स, है ना। जो आपको ड्यूटीज होती हैं, जो काम होते हैं, वो दो भागों में बटे रहते हैं। पहला होता है ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई। आप दो प्रकार के एयरमैन बन सकते हैं, या तो ग्रुप एक्स के एयरमैन बन सकते हैं या ग्रुप वाई के एयरमैन बन सकते हैं, है ना। आप एयरमैन तो हैं, लेकिन एयरमैन में दो प्रकार का होता है, एक ग्रुप एक्स का एयरमैन और एक ग्रुप वाई का एयरमैन, जैसा कि आपको इस चार्ट में दिख रहा है। इस फ्लो चार्ट में आपको पूरा का पूरा एक तरीके से मैं कवर अप करवा दूंगा कि किस प्रकार से इंडियन एयरफोर्स में आप आफ्टर ट्वेल्थ भर्ती हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिए इस चार्ट के ऊपर, आप आफ्टर ट्वेल्थ एयरमैन के पद पर, यानी एयरमैन के नाम से जाने जाएंगे यदि आप इंडियन एयरफोर्स में जाते हैं, ठीक है। पहली बात, एयरमैन दो प्रकार का होता है, पहला ग्रुप एक्स का एयरमैन, दूसरा ग्रुप वाई का एयरमैन। अब बातें होती है कि ग्रुप एक्स भी डिवाइडेड होता है और ग्रुप वाई भी डिवाइडेड होता है, जिस प्रकार से आपको दिख रहा है। तो जो ग्रुप एक्स होता है वो डिवाइडेड होता है दो आधारों पर, और ये आधार होते हैं जॉब के आधार पर, यानी जॉब का जो टाइप होता है उसके
उस टाइप के आधार पर, उस टाइप के बेस पर ग्रुप एक्स एंड वाई को डिवाइड किया जाता है। ग्रुप एक्स को काम के आधार पर डिवाइड किया जाता है। एक काम होता है टेक्निकल काम होता है, भाई मशीनों का काम होता है साहब, है ना, कि भाई हमारे को पेचकस घुमाना है, जो एरोप्लेन्स के पार्ट होते हैं, एयरप्लेन्स होते हैं अपने एयर, है ना, इंडियन एयरफोर्स में आप कौन से एयरप्लेन ही तो उड़ाएंगे, तो एकदम आप एयरप्लेन नहीं उड़ा सकते। आफ्टर 12th आपको एयरप्लेन उड़ाने का काम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कौन सा काम मिलेगा वो अपन देखने वाले हैं। तो ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई ये दो भाग होते हैं। ग्रुप एक्स यानी टेक्निकल होता है। टेक्निकल का मतलब क्या होता है, इसमें आपको मशीन के जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में काम करना पड़ता है, ठीक है। मशीन के पार्ट्सों को जोड़ना पड़ता है, उनको ठीक करना पड़ता है। यदि इंडियन एयरफोर्स में कोई मशीन खराब हो गई है, मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें कोई मशीन खराब हो गई है, तो उसको किस प्रकार से ठीक किया जाता है, उनको कौन ठीक करेगा, आप लोग ही ठीक करेंगे। जो आफ्टर 12th जो ज्वाइनिंग करते हैं ना इंडियन एयरफोर्स में, वो ये काम करते हैं, ठीक है। तो टेक्निकल वर्क ये होता है। और नॉन टेक्निकल वर्क क्या होता है सर? नॉन टेक्निकल वर्क वो होता है जिसमें मशीन नहीं आती है। जैसे कि एक टीचर का काम क्या होता है? नॉन टेक्निकल। इसमें किसी भी टेक्निकल की काम नहीं होता। क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या कोई मशीन है मेरे हाथ में, या कोई हथौड़ा है, पेचकस है, या कोई ऐसा काम जो भारी हो? नहीं, कोई मशीन भी नहीं है। मैं सिर्फ आपको तार्किक तौर पर, बौद्धिक तौर पर आपको समझा रहा हूं, ठीक है। यानी ज्ञान आदान प्रदान करना नॉन टेक्निकल बातें आती है। टेक्निकल में आपको काम करना पड़ेगा। काम करने से मतलब आपको फिटर का काम दिया जा सकता है, मशीनें ठीक करने का काम दिया सकता है। कोई पार्ट खराब हो गया किसी गन का पार्ट खराब हो गया, या किसी एयरप्लेन क्राफ्ट का पार्ट खराब हो गया है, तो उस चीज में मशीन के काम में आपको लगाया जा सकता है। तो ये होता है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में अंतर। बहुत से बच्चों को यही नहीं पता होता कि टेक्निकल क्या होता है और नॉन टेक्निकल क्या होता है। तो आज से आप ध्यान रखेंगे, टेक्निकल मतलब मशीन से संबंधित, और नॉन टेक्निकल मतलब मशीन से असंबंधित, यानी जो मशीन से संबंधित नहीं है। मशीनों को ठीक करना, मशीनों की मरम्मत करना, मशीनों में सुधार करना, मशीनों का देखभाल करना, ये सारे काम टेक्निकल में आते हैं। और नॉन टेक्निकल में क्या आता है? नॉन टेक्निकल में आपके जैसे टीचर का एक वर्क होता है, उसी प्रकार से एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर का भी काम होता है। लेकिन उसको अभी अपन हाल फिलहाल छोड़ रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन इंस्ट्रक्टर का जो काम होता है वो क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है ना। ग्रुप एक्स के लिए जो नॉन टेक्निकल वर्क है वो आपके लिए नहीं है, वो बड़े यानी ग्रेजुएशन लेवल के, जैसे मैंने आपको पीछे वाले जो चार्ट था उसमें बताया था, आफ्टर 10th, आफ्टर 12th एंड ग्रेजुएशन, आफ्टर ग्रेजुएशन, इसके बाद आप इंडियन एयरफोर्स में किस प्रकार से भर्ती हो सकते हैं, उस विषय में मैंने आपको बताया। तो क्लास 10th के विषय में तो बता दिया मैंने, क्लास 12th की आज वीडियो बन रही है ना। आफ्टर ग्रेजुएशन आप यदि मांग करते हैं तो उसके विषय में भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ग्रुप एक्स की बात करें तो ग्रुप एक्स में आफ्टर 12th टेक्निकल वर्क में आप जा सकते हैं, ठीक है। और ग्रुप वाई की यदि बात करें तो दो भागों में एयरमैन बटे होते हैं, एक ग्रुप एक्स का एयरमैन और एक ग्रुप वाई का एयरमैन। तो ग्रुप वाई को भी दो भागों में बांटा जाता है, पहला होता है टेक्निकल और दूसरा होता है नॉन टेक्निकल। बस इतनी सी बात, ये बात आपको समझनी है। अब इसी बात को अपन एक एक करके समझने वाले हैं कि यदि हम एयरमैन में ग्रुप एक्स में जाना चाहते हैं तो हमें, और ग्रुप एक्स में भी टेक्निकल यानी मशीनों से हमें प्यार है, मशीनों की मरम्मत करना यदि हम चाहते हैं, मशीनों की देखभाल करना चाहते हैं, मशीनों में सुधार करना चाहते हैं, तो हम किस प्रकार से टेक्निकल फील्ड में जा सकते हैं। और यदि मुझे टेक्निकल फील्ड से ज्यादा लगाव नहीं है तो मैं किस प्रकार से नॉन टेक्निकल फील्ड में अप्लाई कर सकता हूं इंडियन एयरफोर्स में। तो इस प्रकार की चीजें हम आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे हम ग्रुप एक्स से, ठीक है। तो सबसे पहले तीन भागों में मैंने बांट रखा था। पार्ट ए जिसमें अपन एजुकेशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और दूसरा था ट्रेड एंड ड्यूटी। दूसरा था पार्ट बी जिसमें अपन रैंक स्ट्रक्चर और पे एंड पॉक्स के विषय में जानेंगे। तीसरा जो पार्ट सी था, पार्ट सी में अपन जानेंगे सिलेबस एंड सिलेक्शन प्रोसेस के विषय में। तो शुरुआत करते हैं पार्ट ए से। देखिए पार्ट ए,
तो पार्ट ए में एयरमैन ग्रुप एक्स में यदि आपको टेक्निकल फील्ड में जाना है तो उसके विषय में अपन क्या क्या जानेंगे कि टेक्निकल फील्ड में जाने के आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। सबसे पहले कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगती है, फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या होना चाहिए, फिजिकली तौर पर आप कितने फिट हो, मेडिकल तौर पर आप कितने फिट हो, इंडियन एयरफोर्स कौन से फिजिकल और मेडिकल फिट लोगों को भर्ती करती है वो अपन समझेंगे। उसके मापदंड अपन समझेंगे, कौन कौन से मानदंड होते हैं जिनको पूरा कर जिन्हें परिपूर्ण करके जिन्हें कंप्लीट कर हम आगे बढ़ सकते हैं। ये स्टेप होते हैं। यहाँ आपकी जॉब है तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड स्टेप 5 पर आपको जॉब मिलेगी। स्टेप 5 पर आपको जॉब मिलेगी। तो स्टेप 1 होता है एजुकेशनल क्राइटेरिया, स्टेप 2 होता है आपके फिजिकल एंड मेडिकल एंड स्टेप 3 होता है आपके फिजिकल फिटनेस टेस्ट और मेडिकल फिटनेस टेस्ट। ये 3 प्रकार के स्टेप होते हैं। इन 3 स्टेप्स के बाद आपको अपनी जॉब मिलती है, ठीक है ना। तो इस बात को अपन समझने वाले हैं। और फिर आपको ट्रेड्स एंड ड्यूटी यानी कि टेक्निकल फील्ड में कौन कौन सी काम है, कौन कौन सी जॉब्स हैं जो अपन को करनी है, कौन कौन से आपको कर्तव्य दिए जाएंगे, कौन कौन से काम आपको दिए जाएंगे टेक्निकल फील्ड में। यदि ग्रुप एक्स के टेक्निकल फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जाना पसंद करते हैं, तो आपको कौन कौन सा काम करना होगा उस विषय में अपन चर्चा करेंगे। समझ में आ गया क्या चर्चा करने वाले हैं, किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। अब चर्चा को प्रारंभ करते हैं। शुरुआत करते हैं एज लिमिट से कि भारतीय वायुसेना के एयरमैन में ग्रुप एक्स के टेक्निकल फील्ड में यदि आपको अप्लाई करना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 17 से 21 वर्ष। यानी बहुत जल्दी आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पर मान लीजिए आप अभी 18 वर्ष के हैं तो अभी से ही आपको तैयारी करना प्रारंभ कर देनी है, क्योंकि 21 वर्ष तक का समय है आपके पास है। यदि आप ग्रुप इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप एक्स में, थोड़ा डिस्टरबेंस है, ध्यान दें, है ना। तो एयरमैन में ग्रुप एक्स के टेक्निकल फील्ड में यदि आप जाना चाहते हैं तो आपकी एज लिमिट 17 से 21 वर्ष होनी चाहिए, है ना। तो आपको तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी है पहली बार। फिर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के विषय में जान लेते हैं। यदि आपको टेक्निकल फील्ड में जाना है तो आफ्टर 12th के बाद आपको थोड़ा सा कुछ और भी करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा वो यहाँ पर लिखते हैं। इंटरमीडिएट 10+2 गणित, भौतिकी और अंग्रेजी के साथ समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ कुल और अंग्रेजी में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण। पहली बात कि आपको क्लास 10th अभी आपने पास करी है तो आपको यदि इंडियन एयरफोर्स में जाने का आपका सपना है तो आपको क्लास 11th में साइंस मैथ्स को चुनना होगा। एक बार पुनः दोहरा देता हूं, यदि आपका सपना है इंडियन एयरफोर्स में जाने का और अभी अभी आपने क्लास 10th पास करी है तो आपका सबसे पहला कर्तव्य यह बनता है कि आपका जो विषय होना चाहिए क्लास 11th में वो क्या होना चाहिए, विज्ञान संकाय का होना चाहिए, यानी साइंस स्ट्रीम का होना चाहिए। और साइंस स्ट्रीम में भी आप क्या चुनेंगे, मैथ्स को चुनेंगे यदि आपको इंडियन एयरफोर्स में जाना है। तो ये बोल रहे हैं कि क्लास 12th यदि आपने साइंस मैथ्स से पास करी है तो आपकी भौतिकी यानी फिजिक्स एंड मैथ्स, फिजिक्स मैथ्स एंड इंग्लिश में 50% अंक होने चाहिए, न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए। प्रत्येक विषय में 50% अंक होने चाहिए, यानी फिजिक्स में 50%, इंग्लिश में 50% एंड मैथमेटिक्स में 50% आपके होने चाहिए और ओवरऑल भी। और यदि आपको टेक्निकल फील्ड में जाना है, यहां तक आपके जो नॉन टेक्निकल फील्ड्स हैं, नॉन टेक्निकल जो वर्क होता है, जिस प्रकार से मैंने आपको टीचर का उदाहरण देके बताया था, तो नॉन टेक्निकल के लिए इतना काफी होता है। लेकिन यदि आपको टेक्निकल फील्ड में जाना है तो टेक्निकल मतलब होता है स्किल। टेक्निकल मतलब होता है स्किल, यानी कि यदि आप कोई मशीन जैसे आपको फ्री दे दी जाती है, खराब हो गई है, अब इसको एक नॉन टेक्निकल बंदा नहीं कर सकता है। नॉन टेक्निकल बंदा यदि वो सीख ले, पढ़ ले इसके विषय में कि भाई किस प्रकार से फ्रिज को ठीक करा जाता है, वो समझ ले सब कुछ, लेकिन जब तक वो उसको ठीक ना करे, उस पर काम ना करे, तब तक वो नॉन टेक्निकल ही कहलाएगा। लेकिन ज्ञान प्राप्त करके उस
ज्ञान का उपयोग वह प्रैक्टिकली करे, उसको अपन टेक्निकल फील्ड में कहते हैं। जैसे कि आपने फ्रीज करना सीखा, बहुत अच्छी तरीके से आपने बहुत सारी बुकें पढ़ी कि फ्रिज को किस प्रकार से ठीक किया जाता है, खराब हो जाए तो किस प्रकार से उसे ठीक किया जाता है, आपने सब समझ लिया और आपने इस पूरे ज्ञान को एक फ्रिज खराब हो गई है उसको ठीक करने में लगाया, तो आप एक टेक्निकल बंदे कहलाएंगे, है ना। तो इसी प्रकार से आपको टेक्निकल फील्ड में जाने के लिए कुछ स्किल्स प्राप्त करनी होती है। कुछ मशीन, जैसे मशीनों का काम होता है तो बहुत सारी मशीनें होती हैं, तो कुछ एक मशीन का, कोई सी भी एक मशीन का आपको किसी भी एक मशीन में डिप्लोमा करना होता है। किसमें? किसी भी एक मशीन में डिप्लोमा करना होता है। जैसे कि किसी भी स्ट्रीम में, इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स में उत्तीर्ण, यानी किसी भी फील्ड में इंजीनियरिंग करनी है आपको, इंजीनियरिंग किसी भी फील्ड में, अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं, अभी से आप निर्धारित कर लें कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है। ठीक है, मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं। इन फील्ड्स में आप डिप्लोमा कर लें यदि आप चाहते हैं तो। 3 वर्ष का डिप्लोमा होगा आपका, उसको आप करें, फिर आपका काम होगा। उम्मीदवार को एक सरकारी मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से पाठ्यक्रम कुल अंकों में 50% अंकों के साथ पूरा करना जरूरी होगा और डिप्लोमा में अंग्रेजी में 50% अंक या इंटरमीडिएट मैट्रिकुलेशन में यदि डिप्लोमा कोर्स में अंग्रेजी विषय नहीं हो। कई बार क्या होता है, कभी कभार जो डिप्लोमा कोर्स आप करते हैं वहां अंग्रेजी विषय नहीं होता है। वैसे तो अंग्रेजी विषय आपका पाया जाता है, लेकिन मान लीजिए अंग्रेजी विषय नहीं हुआ तो आपके जो अंग्रेजी विषय के जो अंक हैं वो आपके 12वीं कक्षा के जो अंक हैं उससे गिने जाएंगे। और यदि डिप्लोमा कोर्स में आपके अंग्रेजी विषय है तो अंग्रेजी विषय में आपके 50% अंक होने चाहिए। और जिस फील्ड में आपने इंजीनियरिंग करी है ना, जिस पॉलिटेक्निक कॉलेज से आपने इंजीनियरिंग करी है, जिस फील्ड में भी, इलेक्ट्रॉनिक्स में करी है, मैकेनिक्स में करी है, किसी में भी करी है, तो उसमें उस फील्ड में आपके 50% अंक होने ही चाहिए, तब तो जाकर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूर्ण कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे, नहीं तो आप सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। ये आपका पहला स्टेप है। ठीक है, पहला स्टेप आपने समझ लिया, एजुकेशनल क्राइटेरिया, एज लिमिट आपने समझ ली। चर्चा करते हैं आगे। अब समझते हैं फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स, यानी कि शारीरिक चिकित्सा मानक। ठीक है, यानी कि आपकी जो ऊंचाई होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना विस्तार की न्यूनतम सीमा 5 सेंटीमीटर, यानी जो आपका सीना है यानी चेस्ट है वो आप यूं फुलाएंगे तो 5 सेंटीमीटर तक आप फुला सकें, इतना होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात। तीसरा, आपका वजन यानी वेट, ऊंचाई और वजन के लिए अनुपात होता है, यानी आपकी जो ऊंचाई है और आपका जो वजन है इसमें एक सरल अनुपात होता है जो कि हर एक स्टेट के लिए, हर एक रिक्रूटमेंट के लिए, हर एक अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग होता है। और वो उसी समय, जिस समय आपका ये फिजिकल टेस्ट होगा उसी समय आपको होना चाहिए, यानी एक अनुपात होना चाहिए। जैसे आप जानना चाहते हैं कि सर मुझे अनुपात बताइए, तो आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, उससे अपना मेडिकल चेकअप करवाइए, वजन नपाइए और अपनी हाइट नपाइए और उसको बोलिए सर हाइट के अनुसार मेरे जो वजन है, हाइट के अनुसार मेरा जो वजन है क्या वो सही है या इसमें कोई कमी या घटी करनी पड़ेगी, यानी कम ज्यादा करना पड़ेगा। यदि ज्यादा करना है तो ज्यादा करने का आप उसे पूछिए और यदि कम करना है तो कम करने के लिए पूछिए। जिस प्रकार से भी वो आपको मार्गदर्शन दिखाएं वो करिए। फिर बात आती है सुनना। ठीक है ना, तो प्रत्येक कान से अलग अलग 6 मीटर की दूरी से सुनने में सक्षम होने चाहिए आप, यानी 6 मीटर की दूरी पर यदि कोई इंसान बोलता है, 6 मीटर की दूरी पर यदि कोई इंसान बोलता है तो उसके सुनने में आप सक्षम होने चाहिए कि वो बंदा क्या रहा है। ठीक है, फिर बात आती है कार्नियल सर्जरी, स्वीकार्य नहीं है, यानी किसी भी प्रकार की सर्जरी जो होती है वो आपके स्वीकार्य नहीं है। फिर आती है डेंटल यानी दांत, तो दांत के विषय में स्वस्थ मसूड़े, दांतों का अच्छा सेट और न्यूनतम 14 दांत बिंदु होने चाहिए। जो बिंदु दांत होते हैं आपके वो 14 होने चाहिए, ना कुछ टूटा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल सेट सपाट, बिल्कुल साफ एंड क्लीन होना चाहिए। फिर आती है स्वास्थ्य की, कि शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना चाहिए। ऐसा कोई भी बंदा नहीं चाहिए जो मानसिक रूप से पागल या डिस्टर्ब्ड हो, स्ट्रेसफुल हो, और शारीरिक रूप से एकदम स्वस्थ होना चाहिए। क्योंकि आप जब ज्वाइनिंग करेंगे इंडियन एयरफोर्स में आपको अलग अलग जगह जाना पड़ेगा, जैसे कहीं आपको
साउथ में भेज दिया गया, नीचे के साइड में भेज दिया गया जहां पर गर्मी बहुत होती है ना, मतलब गर्मी ज्यादा पड़ती है, एकदम धूप ज्यादा पड़ती है। फिर आपको भेज दिया गया कहीं नॉर्थ में भेज दिया गया जहां पर सर्दी बहुत पड़ती है ना, आपको पश्चिम भेज दिया गया, आपको पूर्व में भेज दिया गया, किसी भी दिशा में आपको भेज दिया गया। तो इसलिए आपका जो स्वास्थ्य होना चाहिए वो बिल्कुल फिट होना चाहिए, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। शारीरिक रूप से भी बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए, फिट होने चाहिए, और जो मानसिक रूप से भी, मेंटली में भी आप बिल्कुल फिट होने चाहिए, ताकि जब भी आपको किसी भी पोस्ट के लिए भेजा जाए, अलग अलग स्टेट्स में आपकी पोस्टिंग होती रहेगी, तो पोस्टिंग के दौरान आपका जो स्वास्थ्य है वो खराब ना हो, ठीक है ना। इसके लिए आपका मेडिकल टेस्ट होता है, ये चीज जानने के लिए कि आप में कोई कमी तो नहीं है, क्या आप वो आपका जो स्वास्थ्य है, जो हेल्थ है, क्या वो पूरी तरीके से फिट है कि नहीं है, ये जानने के लिए आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में आपका बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उसके विषय में चर्चा करेंगे। यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। वो सब टेस्ट आप पहले करवा लेना, ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं, आराम से सही तरीके से हो जाते हैं सारे के सारे टेस्ट। डॉक्टर के पास जाएंगे कि सर मेरा मेडिकल टेस्ट निकाल दो, मेरे को मेरी जो शरीर की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो आप मुझे बता दीजिए, और उसका मिलान, उस रिपोर्ट का मिलान आप इंडियन एड्स फोर्स का जो रिपोर्ट है उससे मिलाइए, कि दोनों को आमने सामने रखिए, पास पास रखिए, और जांच करें कि किसी चीज में कमी तो नहीं है, और कमी है तो उसको सुधार लीजिए फटाफट से, ठीक है। तो फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड के आपने समझ लिया। चर्चा करेंगे अब एयरमैन ग्रुप एक्स टेक्निकल में आपको कौन कौन से ट्रेड दिए जाएंगे, यानी आपकी कौन कौन सी ड्यूटीज होगी, और इन ड्यूटी के आधार पर ही आपको डिप्लोमा कोर्स करना है ना। तो आपकी होती है इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स में, फिर इलेक्ट्रिकल फिटर, मैकेनिकल सिस्टम फिटर, स्ट्रक्चर फिटर, प्रोपल्शन फिटर, वर्कशॉप जिसे अपन स्मिथ फिटर भी कहते हैं, वर्कशॉप यानी मैकेनिकल फिटर, और वेपन फिटर। यानी ये जो, अगर आप पॉलिटिकल डिप्लोमा कर चुके हैं या भी कर रहे हैं, तो आप भली भांति रूप से जानते होंगे पॉलिटेक्निक जो कॉलेजेस होते हैं उसमें दो प्रकार के विषय होते हैं, एक तो मैकेनिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैकेनिकल्स फील्ड में भी आपके जैसे वर्कशॉप में आप जा सकते हैं, मैकेनिकल सिस्टम फिटर में जा सकते हैं आप, ठीक है, और वर्कशॉप में आप जा सकते हैं। तो इस प्रकार का आप काम कर सकते हैं मैकेनिकल के अंदर। और इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर बनना है आपको, तो इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर भी है, इलेक्ट्रिकल फिटर भी है, तो इसमें आप जा सकते हैं। तो इन्हीं में से ही आपको क्या करना है, डिप्लोमा कोर्सेज करना है किसी भी फील्ड में, ठीक है। अब फिटर मतलब क्या होता है सर? फिटर आसान भाषा में कहें, फिटर मतलब होता है फिट करने वाला, है ना। किसको फिट करने वाला? मशीनों को फिट करने वाला, ठीक है। आसान भाषा में समझे तो मशीनों को फिट करने वाला, मशीनों को खोलकर जोड़ने वाला, मशीनों की मरम्मत करने वाला, मशीनों को संभालने वाला, मशीनों की देखभाल करने वाला जो व्यक्ति होता है वो फिटरिस्ट कहलाता है, ठीक है। और जो वो काम करता है उसे अपन फिटर कहते हैं, ठीक है। तो टेक्निकल फील्ड में जो आपको काम करने पड़ेंगे वो ये हैं। इलेक्ट्रॉनिक फिटर आपको बना दिया जा सकता है, इलेक्ट्रिकल फिटर आपको बना दिया जा सकता है, मैकेनिकल सिस्टम में आपको फिटर बना दिया जा सकता है। इन सभी कामों में आपको जो इनसे संबंधित जो मशीनें होती हैं उन पर कार्य करना होगा। इनसे संबंधित जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर में यदि कोई संबंधित मशीन है तो उस मशीन के संदर्भ में आपको काम दे दिया जाएगा कि साहब इस मशीन को ठीक करिए, खराब हो गई है ना। तो ये सारे आपको काम करने होंगे, ठीक है। तो ग्रुप एक्स के टेक्निकल जो काम है, जो टेक्निकल एरिया है, उसको अपन ने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया, ठीक है ना। हमने क्या समझ लिया उस पर एक बार चर्चा पुनः दोहरा देता हूं। देखिए अपन ने क्या समझ लिया, आफ्टर 12th हमने देखा था एयरमैन जो कि दो प्रकार के होते हैं, ग्रुप एक्स एंड ग्रुप वाई। तो ग्रुप एक्स में हमने टेक्निकल फील्ड जो टेक्निकल फील्ड था उसको अपन ने पूरी तरीके से समझ लिया कि टेक्निकल फील्ड में कौन कौन सी जॉब्स होती हैं, क्या इसकी एज लिमिट होती है, क्या इसका एजुकेशन क्राइटेरिया होता है, क्या इसके फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन सभी पर अपन ने बहुत विस्तृत रूप से चर्चा कर ली। अब बात आती है नॉन टेक्निकल में, ग्रुप एक्स को। ग्रुप एक्स में नॉन टेक्निकल फील्ड में अपन कौन कौन से वर्क है उस पर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया वैसे कि ग्रुप एक्स में नॉन टेक्निकल जो वर्क है वो बहुत कम है, यानी है ही नहीं।
नॉन टेक्निकल वर्क है ही नहीं क्लास 12th वालों के लिए। वैसे है वर्क, लेकिन आफ्टर क्लास 12th वालों के लिए नहीं, वो ग्रेजुएशन वालों के लिए है। क्या वर्क है भाई, वो मैं आपको बता देता हूं मैं। देखिए, एयरमैन ग्रुप एक्स नॉन टेक्निकल है ना, तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड्स ऑन ट्रेड्स एंड ड्यूटी, वही पॉइंट्स रहेंगे, लेकिन ये पॉइंट्स बदल जाते हैं। यदि आप ग्रुप एक्स में टेक्निकल फील्ड में जाते हैं तो वहां बदल जाएंगे आपके। यदि ग्रुप एक्स में ही नॉन टेक्निकल वर्क में जाते हैं आप, तो वहां ये जो क्राइटेरिया है वो बदल जाते हैं। और यदि ग्रुप वाई में यदि आप टेक्निकल में जाते हैं तो बदल जाएंगे, और ग्रुप वाई में ही यदि नॉन टेक्निकल फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो बदल जाएंगे। इसलिए मैं आपको अलग अलग तौर पर बता रहा हूँ। अभी अपने टेक्निकल में समझा, नॉन टेक्निकल की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो नॉन टेक्निकल होता है वो एजुकेशन इंस्ट्रक्टर का काम होता है। क्या काम होता है, कारोबार, जैसे मैंने आपको बताया ट्रेड है ना, ट्रेड आपको क्या होता है, एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, यानी कि एजुकेशन इंस्ट्रक्टर का क्या काम होता है, एज एन एजुकेशन इंस्ट्रक्टर यू विल रन ट्रेनिंग प्रोग्राम एट इंस्ट्रक्शनल स्कूल्स एंड इम्प्रूव एजुकेशन लेवल ऑफ एयरफोर्स पर्सनल। यानी कि आपको स्कूल दे दिया जाएगा, निर्देशित स्कूल में आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम करने होंगे। ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी आपको सिखाना होगा, आपको जितने भी जो नए लड़के आते हैं इंडियन एयरफोर्स में, जो नई भर्ती होती है, उनको आपको सिखाना होगा। बहुत सारे आपको काम दिए जाएंगे ट्रेनिंग के दौरान, यानी आपको ट्रेनिंग करवानी होगी, ठीक है ना। अब ट्रेनिंग करवाने के लिए आप में भी तो ज्ञान होना चाहिए, आप भी तो कोई बड़े पोस्ट पे होने चाहिए। इसलिए मैंने आपको कहा कि क्लास 12 के बाद आप एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के रूप में काम नहीं कर सकते, है ना। इसके लिए जो एज लिमिट होती है वो भी थोड़ी बड़ी है। वो क्या होती है कि 20 से 25 ईयर पहली एजुकेशन इंस्ट्रक्टर की होती है, और दूसरा एजुकेशन इंस्ट्रक्टर 20 से 28 ईयर। यह दो प्रकार के एजुकेशन इंस्ट्रक्टर होते हैं। एक तो छोटे लेवल का एजुकेशन इंस्ट्रक्टर जो कि छोटे लोगों को सिखाता है, यानी मतलब छोटे पद वाले लोगों को सिखाता है, ट्रेनिंग देता है। और एक होता है बड़ा एजुकेशन इंस्ट्रक्टर जो स्मॉल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर वाले जो जितने भी लोग हैं उनको सिखाता है ना। तो यहाँ दो प्रकार के होते हैं। जो छोटा वाला यदि आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए एज है 20 से 25 ईयर, है ना। उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे फर्स्ट यहाँ लिख रखा है ना, फर्स्ट वाले की एजुकेशन क्वालिफिकेशन है अंग्रेजी के साथ बीए विषयों में से एक के रूप में भौतिकी के साथ बीएससी मनोवैज्ञानिक रसायन विज्ञान गणित आईटी कंप्यूटर विज्ञान न्यूनतम 50% अंकों के साथ विषयों या बीएससी में से एक के रूप में आंकड़े। यानी आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, इसके अंदर ये कह रखा है कि यदि आप दो फील्ड के बंदे जा सकते हैं यहाँ पर। यदि कोई बच्चा आर्ट्स भी ले लेता है तो भी वो इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकता है। किस रूप में, एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के रूप में, यानी ट्रेनिंग प्रोग्राम यदि आपको करवाने हैं तो उसके रूप में एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के रूप में आपको बकायदा इसमें ज्वाइन कर पाते हैं। तो बीए यदि किसी ने करना है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है ना, इसमें बैचलर ऑफ आर्ट्स में आपकी 50% होनी चाहिए, है ना, बीए में। फिर बीएससी में मनोविज्ञान रसायन यानी साइकोलॉजी और आईटी सेक्टर जो होता है कंप्यूटर का, और इनमें आपके 50% अंक होने चाहिए। यानी बीएससी में आपके 50% अंक होने चाहिए एंड बीए में 50% अंक होने चाहिए। किन विषयों में वो भी आपको बता दिया। फिर किसी सरकार से न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीएड डिग्री मान्यता प्राप्त हो, क्योंकि माना जाता है यदि आप एजुकेशन दे रहे हैं किसी को तो आपके पास बीएड डिग्री का होना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर वही मांगा है आपसे, 50% अंक आपकी बीएड डिग्री में होने चाहिए, ठीक है। फिर स्नातक और बीएड कार्यक्रम होने चाहिए यूजीसी एनसीटीई मान्यता प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त की जाए। यानी कि ये और है, मतलब स्नातक यदि आपने ग्रेजुएशन की है और बीएड कार्यक्रम आपका है तो उसमें यूजीसी और एनसीटीई के द्वारा आपको मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ये जब आप धीरे जैसे जैसे आप इन कार्यों में लगेंगे, संलग्न होंगे, वैसे वैसे आपको यूजीसी क्या होता है, एनसीटीई क्या होता है, इन सब के बारे में पता चलता है।
बहरहाल ये विषय अपना नहीं है, अपन बात कर रहे थे आफ्टर 12th की, तो ये आफ्टर ग्रेजुएशन की बात है, तो इसको मारो पीछे, इसको छोड़ो पीछे, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब अपन ने ये भी वही है, जो बड़ा यदि आपको बनना है ना तो आपको मास्टर डिग्री लेनी पड़ेगी, यानी एमए करना पड़ेगा, एमएससी करनी पड़ेगी, फिर एमएड करना होगा, है ना, बीएड करना होगा, वही सारी चीजें हैं, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, तो अपन को इस मामले में पढ़ना नहीं है। अपन बात करेंगे अब ग्रुप वाई की। मैंने आपको पूरी अच्छे तरीके से समझा दिया। ग्रुप एक्स में टेक्निकल वर्क में आपको जाना है, आप ग्रुप एक्स में आफ्टर 12th टेक्निकल फील्ड को ही ज्वाइन कर सकते हैं, नॉन टेक्निकल फील्ड को आप ज्वाइन नहीं कर सकते। लेकिन ग्रुप वाई में ऐसा नहीं, ग्रुप वाई में आप जो टेक्निकल फील्ड है उसमें भी जा सकते हैं, उसमें भी भर्ती हो सकते हैं, उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, और नॉन टेक्निकल फील्ड जो है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। चर्चा करेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे एयरमैन ग्रुप वाई टेक्निकल से, यानी ग्रुप वाई के टेक्निकल जो वर्क है उसके विषय में अपन चर्चा करते हैं। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, वही पॉइंट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखने वाले हैं, फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड्स देखेंगे, एंड ट्रेड्स एंड ड्यूटी देखेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, वही 4 बिंदु चलते आ रहे हैं शुरुआत से। देखिए साहब, एयरमैन में ग्रुप वाई में यदि आप टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से आपको काम करने होंगे, कौन कौन से आपको ट्रेड दिए जाएंगे, यानी आपको कौन कौन से कारोबार दिए जाएंगे, उस पर चर्चा करते हैं। जिस प्रकार से वो लिस्ट मैंने आपको बताई थी, उसी प्रकार से एक लिस्ट है यहाँ पर टेक्निकल फील्ड की। मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि आपको काम क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, एक होता है ऑटो टेक्नीशियन, ठीक है, एक होता है ऑटो टेक्नीशियन, जिसमें एक ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन के रूप में आप सभी प्रकार के हल्के, मध्यम और भारी ऑटोमोबाइल, भारवाहक और क्रेन, ट्रोइंग ट्रैक्टर, फोर्क लिफ्टर आदि जैसे विशेषज्ञ वाहन चलाएंगे जो सेवा की अनिवार्यता के अधीन है। यानी जैसे जैसे सेवा की आवश्यकता होगी उस प्रकार से आप ये जितने भी व्हीकल के नाम मैंने आपको गिनाए, जैसे भारवाहक हो गया, यानी ऐसे वाहन जिनमें सामान लोड करके लेके जाना पड़ता है, क्रेन हो गई, ट्रोइंग ट्रैक्टर, फोर्क लिफ्टर, ये जितने भी वाहन व्हीकल्स होते हैं इनको चलाने का काम आपको दिया जाएगा ऑटो टेक्नीशियन में। एक टेक्नीशियन के रूप में आप भारतीय वायुसेना की सूची में सामान्य उपयोगकर्ता वाहनों और विशेषज्ञ वाहनों की मामूली मरम्मत, यानी छोटी मोटी मरम्मत, दैनिक रखरखाव, यानी उसको धोना, उसका रखरखाव, ऑयल चढ़ाना, कोई भी जिससे कारों से संबंधित, व्हीकल से संबंधित जो भी काम होता है वो छोटा मोटा को करना है। बुनियादी स्तर की सर्विसिंग भी करेंगे, बुनियादी तौर पर जो भी सर्विसिंग होगी वो आप करेंगे। ठीक है, फिर आपका काम आता है कम्युनिकेशन टेक्नीशियन का। तो इसमें एक संचार टेक्नीशियन के रूप में आप सभी प्रकार के अत्याधुनिक संचार उपकरणों, टेलीफोन एक्सचेंज और रेडियो उपकरणों का संचालन, सेवा, रखरखाव करेंगे। यानी मोबाइल को अटेंड करना, टेलीफोन एक्सचेंज करना, रेडियो उपकरणों का संचालन करना, ये सारा काम आपका कम्युनिकेशन टेक्नीशियन में होगा। यदि आप इंटरेस्टेड है, मैं कम्युनिकेशन टेक्नीशियन में जाना चाहता हूं, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। फिर इसकी जो एज लिमिट होती है वो क्या है, 17 से 21 वर्ष। ठीक है ना, तो दो फील्ड्स हैं टेक्निकल फील्ड्स में आपकी, ऑटो टेक्नीशियन एंड कम्युनिकेशन टेक्नीशियन। ऑटो टेक्नीशियन एंड कम्युनिकेशन टेक्नीशियन, इन दोनों में से आपको चुनना है ग्रुप वाई में टेक्निकल फील्ड में यदि आप जाना चाहते हैं। ठीक है, एज लिमिट वही 17 से 21 वर्ष आपकी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही रहेगी, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन COBSE की वेबसाइट में सदस्य के रूप में सूचीबद्ध शिक्षा बोर्ड संस्थान से कक्षा 10+2 इंटरमीडिएट समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी आफ्टर 12th होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम यानी विषयों में कुल 50% अंकों के साथ, और 50% अंकों के साथ कक्षा 10 की परीक्षा मार्कशीट के अनुसार अंग्रेजी में, यानी अंग्रेजी विषय में आपके 50% होने चाहिए। यानी इंडियन एयरफोर्स में जाना है तो आपकी 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होने चाहिए। पहला फिजिक्स, दूसरा मैथ्स और तीसरा इंग्लिश। पहला फिजिक्स, दूसरा मैथमेटिक्स एंड थर्ड
इंग्लिश। ये तीनों ही सब्जेक्ट आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। 50-50% मार्क्स न्यूनतम, मिनिमम होने चाहिए। मैक्सिमम आपके कितने भी हो सकते हैं, 90% भी आप जा सकते हैं, 50% भी आप जा सकते हैं, लेकिन 45% वाला बंदा यहाँ नहीं जा सकता। ठीक है, चलिए बात कर ली टेक्निकल फील्ड में ग्रुप वाई की। और फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड वही के वही रहेंगे, बिल्कुल कॉपी पेस्ट की वाली बात है। ठीक है ना, बिल्कुल सेम रहेगा, वही क्राइटेरिया है। ठीक है, तो आप इसको चेक कर लेना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, एयरमैन ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल फील्ड। यदि आप ग्रुप वाई में ज्वाइन करना चाहते हैं और नॉन टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, तो नॉन टेक्निकल फील्ड में कौन कौन से काम आपको दिए जाएंगे और कौन कौन से काम, उन नाम में कौन कौन से आपको काम करने होंगे, वो अपन समझने वाले हैं। तो जो आपका कारोबार होगा वो होगा एडमिन असिस्टेंट, यानी इसमें आपको क्या करना पड़ेगा वो समझ लेते हैं। एक व्यवस्थापक सहायक के रूप में आप कर्मियों के रिकॉर्ड, फाइलों और सूचनाओं का रखरखाव और विश्लेषण करेंगे। आप राशन की आपूर्ति, कुक हाउस और मेस का प्रबंधन भी करेंगे। यानी आपका काम क्या होगा, एक व्यवस्थापक सहायक के रूप में आप कर्मी, जितने भी कर्मचारी हैं उनका रिकॉर्ड देखेंगे, उनके सारों के नाम, उनकी सबकी फाइल, उनकी सबकी इंफॉर्मेशन, सूचनाएं, कब छुट्टी ले रहे हैं, कब क्या हो रहा है, कौन छुट्टी लेकर गया है, कौन छुट्टी लेकर वापस आया है, किसी का मेडिकल हुआ है कि नहीं हुआ है ना। इस प्रकार की तमाम जो बातें हैं उनका लेखा जोखा आपको करना होगा। और इसमें आपको राशन की आपूर्ति के लिए भी और कुक हाउस और मेस प्रबंधन भी आपको करना होगा। फिर दूसरी जो पोस्ट है वो है अकाउंट्स एंड असिस्टेंट की। इसमें एक लेखा सहायक के रूप में आप वेतन और भत्ते, उपकरण, रसीद, लेन देन, सार्वजनिक निधि और नकदी प्रवाह आदि के लेखांकन को रिकॉर्ड और प्रबंधित करेंगे। क्योंकि इंडियन एयरफोर्स में बैंक का भी बहुत सारा काम होता है, ठीक है ना, बहुत सारा बैंकिंग का, क्योंकि जो सैलरी दी जाती है वो गवर्नमेंट की तरफ से आती है, तो उसको भी तो हैंडल करने वाला कोई ना कोई चाहिए। तो कौन हैंडल करेंगे, वो लोग अकाउंट असिस्टेंट उसको क्या करते हैं, हैंडल करते हैं इसको। इसमें वो क्या करते हैं, जो सैलरी होते हैं, पॉक्स होते हैं यानी भत्ते होते हैं, उपकरण जो होते हैं, रसद लेते हैं, इनकी जितनी भी बातें होती है वो इन बातों में क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। नेक्स्ट है आपकी मेडिकल असिस्टेंट। मेडिकल असिस्टेंट में आपको नर्सिंग और प्राथमिक चिकित्सा से परिचित कराया जाता है। आप मेडिकल स्टोर, डिस्पेंसरी और वार्ड पर्यवेक्षण के प्रबंधन में शामिल हैं। यदि किसी जवान को क्या हो जाता है, मेडिकली कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उसका मतलब डॉक्टर का काम आप करेंगे। लॉजिस्टिक असिस्टेंट, एक रसद सहायक के रूप में आप खरीद, भंडारण और इन्वेंटरी नियंत्रण के साथ साथ सैन्य स्टोर के लेखांकन में शामिल हैं। ये आपको काम करना पड़ेगा। आप बिल्कुल भी ना घबराएं, ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो मेडिकल असिस्टेंट हो गया, चाहे वो लॉजिस्टिक असिस्टेंट हो गया, इसके लिए आपको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको पहले काम समझाया जाएगा कि आपको क्या क्या काम करना है, उसके बाद आपकी पोस्टिंग की जाएगी। और ट्रेनिंग के दौरान भी आपको पैसे दिए जाते हैं, है ना, समझना। चलिए और वर्क देखते हैं। ESSA का वर्क होता है एनवायरमेंटल सपोर्ट सर्विस असिस्टेंट। इसमें आप पढ़ सकते हैं, इस काम में अग्निशम अनुभाग का रखरखाव शामिल है। यह भी आवश्यक है कि आप वायुसेना परिसर की स्वच्छता बनाए रखना सुनिश्चित करें, है ना। तो वायुसेना का जो परिसर है, जो मैदान होते हैं, जो हाउसेज होते हैं, जो एरिया होता है, उसको साफ सफाई रखने का जो काम होता है वो आपका हो सकता है। ऑपरेशन असिस्टेंट, एक ऑप्स असिस्टेंट के रूप में आप एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर, एयर फील्ड और एयर डिफेंस सिस्टम की विभिन्न प्रणालियों का संचालन करेंगे। आपको रडार प्रदर्शन इकाइयों के संचालन, हवाई हथियार प्रणालियों की रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग प्रक्रियाओं आदि में प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो ऑपरेशन असिस्टेंट, जैसे ओपी अपन कहते हैं ना, पबजी अपन, यदि आपने खेला हो, मैंने तो नहीं खेला लेकिन मुझे जानकारी है, वहां कहते हैं ओपी। तो ओपी का मतलब सही में जो वास्तविक इंडियन एयरफोर्स है उसमें होता है एक ऑप्स असिस्टेंट, यानी इसका काम होता है ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर करना, एयरफील्ड और एयर डिफेंस सिस्टम की विभिन्न प्रणालियों का संचालन करना, उनको संचालित करना, उनको ढंग से चलाना कि वो ढंग से चल रही है कि नहीं चल रही। अगर नहीं चल रही तो किस प्रकार से मैं इसको अच्छी तरीके से काम कर सकता हूँ, इसको और बेहतर बना सकता हूँ।
आपको रडार, जो रडार होता है ना, यदि कोई दुश्मन आपके एरिया में घुसा हुआ है तो रडार को रीड करना। रडार एक ऐसी मशीन होती है जिससे आपको पता चलता है यदि आपकी सीमा में यदि कोई घुसपैठिया घुस आया है तो उसका पता लगाना। तो उसका पता कौन लगाता है? उसका पता ऑपरेशन असिस्टेंट ही लगाता है। जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं वो बोलते हैं, सर मुझे ये बताइए कि जो नॉर्थ वाली जो साइड है ना उसमें मुझे कुछ हलचल दिख रही है, जरा देख के बताइए क्या वो कोई जानवर है या कोई घुसपैठिया है। तो वो पता लगाने का काम कौन करता है? ऑपरेशन असिस्टेंट करता है, ठीक है ना। वो यही काम करते हैं। जैसे बहुत सारी पिक्चरें होती है साहब, उरी अटैक पिक्चर थी, उसके अंदर जो मिशन जब वो करते हैं लास्ट में, जब वो पाकिस्तान की ओर जाते हैं तो वहां पर एक IITian को, एक इंजीनियर को लेकर आते हैं, है ना, एक इंजीनियर को लेकर आते हैं। तो वो एक क्या बनाता है? एक ईगल यानी एक बाज बनाता है, एक बाज जो कि रिमोट से चलने वाला होता है। तो इस प्रकार का काम होता है ना। कहीं से भी आपको बुला सकते हैं। फिर है मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, इसका काम आपको देखना है। ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, ये आपको देखना है भाई क्या है, मैं अभी आज ज्यादा नहीं बताऊंगा। इंडियन एयरफोर्स पुलिस का काम आप कर सकते हैं, सिक्योरिटी का काम कर सकते हैं। ये पूरी एक फील्ड होती है जिसमें नॉर्मल जीवन में अपन जो काम करते हैं ना, बस आपको इंडियन एयरफोर्स में वही काम करने हैं, ठीक है। और म्यूजिशियन भी होते हैं। जब परेड वरेड होती है तो उसमें ढोल बजाने का काम होता है ना, ढन 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 डन डन डन। तो ये सारा जो काम होता है वो म्यूजिशियंस का होता है। तो म्यूजिशियंस की भी जरूरत होती है। तो म्यूजिशियन के तौर पर भी आप इंडियन एयरफोर्स में भर्ती हो सकते हैं, ठीक है। तो अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं। बाकी सारी जितनी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सबकी सेम है। बाकी दो चीजें हैं, एक तो मेडिकल असिस्टेंट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग है थोड़ी, और एक म्यूजिशियन की अलग है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके लिए जो एज है वो 17 से 21 वर्ष की है वही। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन पास 12 10+2 इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्जाम विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ध्यान देना। फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश बाकी विषयों में जितनी भी फील्ड है, टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, इन सभी में आपको फिजिक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश ये तीनों कंपलसरी थे। लेकिन यदि आप मेडिकल असिस्टेंट बनना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपकी फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी भी होनी चाहिए और इंग्लिश। ये सारे चारों के चारों सब्जेक्ट में आपकी 50% मार्क्स कंपलसरी होने चाहिए, ठीक है। यदि आपने ठान लिया है कि मैं 12th के बाद, यदि आप 10th पास हैं अभी और 11th में यदि आप अभी सब्जेक्ट का चुनाव कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मेडिकल फील्ड में जाऊं, मैं डॉक्टर की फील्ड में आगे बढ़ूं, तो वहां पर आप क्लास 11 में साइंस बायो का चयन करें। इसका चयन करना है साइंस बायो का। यदि आप साइंस बायो का चयन करते हैं तब जाकर आप मेडिकल असिस्टेंट में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। और कितने कितने मार्क्स? 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। बात क्लियर। और म्यूजिशियन की जहां तक बात है, म्यूजिशियन की बात करें तो म्यूजिशियन में आपको इन सब जो ट्रम्पेट, बास, वायलिन, सैक्सोफोन, क्लैरिन, एफोनियम, जास ड्रम, पिकोलो, बास ट्रम्बली, ये सारे के सारे जो वाद्य यंत्र होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके नाम है। इनमें से कोई सा भी एक इंस्ट्रूमेंट आपको अच्छी तरीके से बजाना आना चाहिए, है ना। कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट हो वो आपको बजाना आना चाहिए। कोई सा भी ट्रम्पेट हो, बास हो, कोई सा भी एक इंस्ट्रूमेंट आपको बजाना आना चाहिए, तो आप भर्ती हो सकते हैं, ठीक है साहब। चलिए, तो पार्ट ए मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था भाई? देखिए, पार्ट ए में अपन ने क्या बात करी थी? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ट्रेड्स, इन सब की बात अपन ने कर ली, है ना। ग्रुप एक्स एंड ग्रुप वाई, दोनों की दोनों में अपन ने देख लिया कि एजुकेशन क्राइटेरिया क्या होता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है, फिजिकल मेडिकल टेस्ट क्या होता है, और वही अपने ट्रेड्स एंड ड्यूटी क्या होती है। ये सारी अपन ने बात समझी। अब बात करते हैं पार्ट बी की, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन पार्ट बी की। पार्ट बी में अपन रैंक स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, पे एंड पॉक्स के विषय में जानेंगे। तो जानते हैं,
देखिए पार्ट बी, रैंक स्ट्रक्चर और पे एंड पॉक्स। यानी कि जब आप एग्जाम पास करके जब आपकी इंडियन एयरफोर्स में नियुक्ति हो जाएगी तो आपका कौन सा रैंक होगा, किस रैंक पर आपको भर्ती मिलेगी, वो जानेंगे। ठीक है ना। तो आपकी सबसे पहले जो नई नई नियुक्ति होगी वो होगी एयरक्राफ्ट्समैन की, यानी एसी की, है ना, एयरक्राफ्ट्समैन की। मान लिया आपसे पूछ लिया बेटा इंडियन एयरफोर्स में आप कौन से रैंक पर काम करते हो, तो आपका डब्बा गुल नहीं होना चाहिए। उस समय आप गर्व से कह सकते हैं सर मैं इंडियन एयरफोर्स में एयरक्राफ्ट्समैन के पद पर कार्यरत हूं। यानी अभी मैं एसी का इंडियन एयरफोर्स में एयरक्राफ्ट्समैन के पद पर काम कर रहा हूं। ठीक है। जब आपकी नई नई नियुक्ति होती है वो इस पे होती है। फिर आपका प्रमोशन होता है एलएसी में, यानी लीडिंग एयर क्राफ्ट्समैन में। फिर कॉर्पोरल, आपको बैच होते हैं, फीते होते हैं ना, जैसे पुलिस ऑफिसर्स के पास आपने स्टार्स देखे होंगे, जैसे कांस्टेबल के पास कुछ भी नहीं होता है, हेड कांस्टेबल के पास एक फीता लगा रहता है, फिर हेड कांस्टेबल के बाद एसआई के पास फीते लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से आपको भी फीते मिलते हैं यहाँ पर, यानी बैचेस होते हैं आपके। तो एयरक्राफ्ट्समैन का एक बैच होता है, लीडिंग एयरक्राफ्ट एलएसी का एक बैच होता है, कॉर्पोरल का एक बैच होता है, सर्जेंट का एक बैच होता है, जूनियर वारंट ऑफिसर बनते हैं फिर आप जब आपका प्रमोशन हो जाता है, फिर वारंट ऑफिसर, फिर मास्टर वारंट, सबसे लास्ट की जो पोजीशन होती है मास्टर वारंट ऑफिसर। ठीक है ना। आप लास्ट में जाकर ऑफिसर बनते हैं। ठीक है। प्रमोशन के बाद आपको जब लगातार यदि चाहे तो आप एयरक्राफ्ट्समैन भी रह सकते हैं, लेकिन यदि आपको प्रमोशन चाहिए तो आपको एग्जाम दे देकर आप पास होकर बड़ी पोस्ट पे भी जा सकते हैं। ठीक है। तो पार्ट बी में रैंक स्ट्रक्चर की बात कर ली। बात करते हैं पे एंड पॉक्स की। तो प्रशिक्षण के दौरान रुपए का वाजिफा 14,600 प्रति माह का भुगतान किया जाएगा। सैन्य सेवा वेतन और समूह एक्स वेतन, यानी तकनीकी ट्रेडों के लिए, यानी समूह एक्स की यानी ग्रुप एक्स की तकनीकी फील्ड यानी टेक्निकल फील्ड के लिए ये सारी बातें हैं, सहित न्यूनतम वेतन मान पर प्रारंभ सकल परिलब्धियों का प्रशिक्षण पूरा होने पर महंगाई भत्ता यानी डीए के रूप में होगा। इस प्रकार मोटे मोटे तौर पर समझिए, ट्रेनिंग के दौरान आपको 14,600 रुपये मिलेंगे। यानी यदि मान लीजिए आप ग्रुप एक्स के टेक्निकल फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक फिटर बन चुके, तो इलेक्ट्रॉनिक फिटर में क्या क्या काम आपको करना पड़ेगा, कौन कौन से काम आपको दिए जाएंगे, वो सबकी आपकी ट्रेनिंग होगी। तो ट्रेनिंग के दौरान जब आपको ट्रेनिंग करवाई जाएगी तो 6 महीने की ट्रेनिंग होती है मेरे हिसाब से, 6 महीने की ट्रेनिंग में आपको 14,600 रुपये प्रति माह आपको दिया जाएगा। ठीक है। फिर जब आपकी पक्की पोस्टिंग हो जाएगी ग्रुप एक्स के टेक्निकल ट्रेड में तो आपको 33,100 रुपये मिलेंगे। ठीक है। फिर ग्रुप वाई में नॉन टेक्निकल फील्ड में आपको 26,900 रुपये दिए जाएंगे, और एजुकेशन इंस्ट्रक्टर यानी वही मतलब ग्रेजुएशन वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके 40,600 रुपये उनको दिए जाएंगे। ठीक है ना। बहुत अच्छी सैलरी है ना। फिर पॉक्स मतलब होती है सुविधाएं। तो 2 प्रकार की सुविधाएं आपको दी जाती है। पहली सुविधाएं होती है अलाउंसेस की। अलाउंसेस मतलब होती है भत्ते, कौन कौन से भत्ते आपको दिए जाते हैं। और दूसरा होते हैं परक्यूसिटीज। परक्यूसिटीज का मतलब होता है जो आपको ऊपर की जो सुविधाएं दी जाती है ना, जो ऊपर की जो लाभ होते हैं, मतलब जो इन सबसे हटकर जो आपको लाभ मिलते हैं, ऊपर के लाभ जो होते हैं उनको परसिक्यूट कहते हैं। तो पॉक्स में अलाउंसेस यानी भत्ते में आपको परिवहन भत्ता मिलता है, समग्र व्यक्तिगत रखरखाव भत्ता, छुट्टी राशन भत्ता, बाल शिक्षा भत्ता, एचआरआई आदि जैसे भत्ते भी समय समय पर लागू होते रहते हैं। यानी बहुत फायदा है यदि आप इंडियन एयरफोर्स में जाएं तो। परक्यूसिटीज में ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे आपको क्या मिलते हैं, कैंटीन की, जैसे एक अच्छी सी मैं आपको बताऊं बहुत मशहूर भी है, कैंटीन की सुविधा आपको मिलती है कि जो सामान आपको जैसे 5 रुपए का मिलता है, यहाँ पर 5 रुपए का एक बिस्कुट आप यदि दुकान में जाएंगे 5 रुपए का मिलेगा, तो यदि आप वही बिस्कुट कैंटीन से लेते हैं तो वो आपको 3 रुपए का पड़ेगा, 3 रुपए का या 3.5 रुपए का, इस प्रकार से मतलब आपको सस्ता मिलेगा। तो कैंटीन की सुविधा आपको मिलती है, तो आपको राशन और राशन वाशन सब वहां से मिल जाता है। ठीक है। तो पे एंड पॉक्स के विषय में जान लिया, यानी पार्ट बी जो था अपना वो अपना पूरा कंप्लीट हुआ।
अब बात करते हैं पार्ट सी के विषय में। पार्ट सी में अपन जानेंगे सिलेक्शन प्रोसेस एंड सिलेबस के बारे में। सबसे पहले जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस आपका किस प्रकार से होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की यदि हम बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस 3 प्रकार से होता है, यानी आपका सिलेक्शन 3 स्टेप्स में होगा। पहला स्टेप होता है जिसे अपन फेज 1 कहते हैं। फेज 1 ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका। फेज 2 फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा जिसे अपन PFTB कहते हैं। और फेज 3 यानी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है साहब, फेज 1 में आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो ऑनलाइन टेस्ट 2 ग्रुप में बटे हुए हैं, ग्रुप एक्स एंड ग्रुप वाई। तो ग्रुप एक्स में जो जाना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट लिया जाएगा, तो उसके विषय में चर्चा करते हैं। तो एयरफोर्स ग्रुप एक्स एग्जाम पैटर्न 2021 की यदि बात करें तो सब्जेक्ट आपके हैं इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। 3 सब्जेक्ट का आपका टेस्ट होगा। पहला इंग्लिश, दूसरा मैथमेटिक्स एंड थर्ड फिजिक्स, है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे और हर एक प्रश्न 1-1 नंबर का होगा और 20-20, 20-25 मार्क्स, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 70 और मार्क्स भी 70 और समय आपको मिलेगा 60 मिनट का। तो आप देख सकते हैं 70 क्वेश्चन है, 60 मिनट का आपको समय दे रखा है, यानी 1 मिनट भी यदि आप हर एक प्रश्न में खर्च करते हैं तो भी आप अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए यदि इंडियन एयरफोर्स में यदि आपको जाना है तो बौद्धिक रूप से आपको बहुत अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत अच्छी तरीके से आपको सेटलमेंट, अपना जो स्टडी है वो अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये ग्रुप एक्स वालों के लिए है, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो नॉन टेक्निकल बंदा हो। नॉन टेक्निकल बंदे की भी एजुकेशन सेक्टर की दूसरी होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ टेक्निकल की, है ना, टेक्निकल फील्ड की अपन बात कर रहे हैं। और अब बात करते हैं ग्रुप वाई के लिए। तो ग्रुप वाई में 2 होते हैं सब्जेक्ट, है ना। ग्रुप एक्स थोड़ा बड़ा माना जाता है ना, ग्रुप एक्स थोड़ा बड़ा माना जाता है ग्रुप वाई के तुलना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऑफिसर रैंक है, ऑफिसर रैंक नहीं है। ऑफिसर रैंक आपको, जैसे मैंने रैंक बताया ना, रैंक आपके दोनों के समान ही रहेंगे, लेकिन थोड़ी जो इज्जत होती है ना वो आपको थोड़ी ग्रुप एक्स वाले में ज्यादा मिलती है, क्योंकि ग्रुप एक्स वाले में फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश जैसे भयावह सब्जेक्ट आपको का टेस्ट होता है आपका, है ना। और ग्रुप वाई में आपके इंग्लिश और रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, जिसे अपन रागा भी कहते हैं। यदि आप कहीं पर सुने रागा, तो रागा का मतलब क्या होता है, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, तो इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होते हैं। इंग्लिश में 20 क्वेश्चन पूछेंगे, रीजनिंग में 30, टोटल क्वेश्चन 50, मार्क्स 1-1 नंबर का, 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। 50 क्वेश्चन करने के लिए आपको 45 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। ठीक है, आप मान लीजिए आपका फेज 1 कंप्लीट हुआ, फेज 2 भी आपने कंप्लीट कर लिया, मतलब फेज 1 में आपने कंप्लीट कर लिया, अब फेज 2 पे आप बढ़े, है ना। जब आप फेज 1 कंप्लीट कर लेंगे तब जाकर आपका फेज 2 में आप पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो फेज 2 है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो इसमें 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है आपकी, 6.5 मिनट्स आपके टाइमिंग होती है, 10 पुशअप मारने पड़ते हैं आपको, विल बी इन्फॉर्म एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, 10 सिटअप्स मारने पड़ते हैं और 20 स्क्वाट्स मारने पड़ते हैं। ये आप यदि इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। फिर बात करते हैं फेज 3 यानी मेडिकल एग्जामिनेशन की। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका कौन कौन सा टेस्ट होगा, जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया था। आपका पहला ब्लड, हेमोग्राम, यूरिन, बायोकेमिस्ट्री, ब्लड शुगर फास्टिंग, ये सारे के सारे टेस्ट आपके पहले होंगे। तो ये टेस्ट आप क्या करवा लें, पहले खुद करवा के रखें, ताकि आप तुलना कर सकें कि मैं स्वस्थ हूं कि नहीं। ठीक है, ये फेज 2 की बात है। मान लीजिए आप फेज 1 में कंप्लीट हुए, फेज 2 में पहुंचो, फेज 2 में भी आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप फेज 3 के लिए जाएंगे। फेज 3 में आपका क्या होगा वो समझते हैं। फेज 3 में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, वो अपन ने समझ लिया। तो ये 3 थे, तीनों अपन ने समझ लिया। तो ये अपनी पार्ट सी की जो बात थी वो अपन ने पूरी की पूरी कंप्लीट करी। अब बात आती है सिलेबस की।
तो सिलेबस का जो फंडामेंटल है वो मैंने आपको बता दिया। यदि ग्रुप एक्स के लिए टेक्निकल फील्ड में यदि आप जाना चाहते हैं, है ना, एक बार मैं आपको बता देता हूँ अच्छी तरीके से, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आगे देखिए जस्ट अ मिनट, देखिए एयरमैन की पोस्ट पे आप लगेंगे ग्रुप एक्स एंड ग्रुप वाई। मान लीजिए आपको ग्रुप एक्स में जाना है, तो ग्रुप एक्स में 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। तो इन सभी के सिलेबस प्लस पेपर कैसा होता है, एक मॉडल पेपर, ये सारा का सारा मैंने मटेरियल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है। एक सेक्शन है सिलेबस, उसमें इंग्लिश का सिलेबस और उसका मॉडल पेपर, उसकी पीडीएफ मैंने डाल रखी है, और फिजिक्स का कैसा पेपर होता है और उसमें क्या क्या आपसे पूछा जाता है वो डाल रखा है, प्लस आपके जो रीजनिंग है वो उसका डाल रखा है, और इंग्लिश है उसमें आपसे क्या क्या पूछा जाता है वो सब मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, ठीक है ना। तो आपको परेशान नहीं होना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना है, जाकर आपको हर एक तरीके की जितनी भी आपकी समस्याएं पूरी कंप्लीट हो जाएगी। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, और जानकारी आपको यदि लेनी है, आप जानना चाहते हैं कि ये सारी जानकारी मैंने कहाँ से ली है, तो आपको हर एक बात, हर एक स्लाइड में आपको ये दिख रहा होगा, ये जो वेबसाइट है ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप जाएं, इस वेबसाइट को आप सर्च करें, इस पे जाएं और आप जाकर आप इस पे सर्च करके पूरी की पूरी जानकारी जो जो मैंने आपको बताया उसकी पुष्टि आप अपने आप से भी कर सकते हैं। जो जो मैंने आपको बताया वो बिल्कुल एकदम सही बताया है। यदि किसी प्रकार की मुझसे कोई गलती होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, मैं उस गलती को, उस त्रुटि को सुधारूंगा। और आगे यदि आप किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और सिलेबस की जहां तक बात है, सिलेबस और मॉडल पेपर सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप जाकर एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।